पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग देखे थे किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2n² होते हैं। याद आया सबको? पहले कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अंतिम में अधिक से अधिक 8 रह सकते हैं, अंतिम के ठीक पहले 18 से अधिक नहीं रह सकते। अब एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग सुनेंगे, उसी चीज को थोड़ा कंटिन्यू करें। तो ये किसी भी परमाणु का यह नाभिक था, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद हम लोग देखें कि इसमें नाभिक के चारों ओर कई ऑर्बिट होते हैं, जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं। ये लाइन तो एकदम क्लियर है सबका? नाभिक के बाद क्या है? कक्षा। इस कक्षा में कई उप कक्षा होते हैं और इन उप कक्षा में कई कक्षक होते हैं। बात समझोगे? आपका घर है, तो आपका घर कहाँ है? एक घर है तो ये किसी मोहल्ला में हो, मोहल्ला किसी न किसी जिला में होगा और जिला किसी न किसी राज्य में हो। ये स्टेप है। आपको पूछा जाएगा सबसे छोटा, तो आपको ध्यान रखना है कौन है? कक्षक। अब इसमें थोड़ी सी बात हमारे साथ 2 मिनट ध्यान देंगे, क्योंकि यहां से 2n² से उप कक्षा और ऑर्बिटल ये सब का नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए थोड़ा सा इस स्कीम को थोड़ा सा समझिए। नाभिक के बाद कक्षा, कक्षा में उप कक्षा, उप कक्षा में कक्षक। अब इसको हम लोग ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल। इसमें हम लोग देखें उप कक्षा में आपको देखना है कि सिर्फ 4 उप कक्षा होते हैं। 4 उप कक्षा हो सकते हैं, 5वां नहीं होता। तो 4 उप कक्षा में एक का नाम क्या है? S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। आपको कहा जाए कि बताओ उप कक्षा की संख्या 4। अब उप कक्षा में कौन उपस्थित है? कक्षक। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग सही करोगे। इसमें अधिक से अधिक कितने कक्षक होते हैं? तो 1 कक्षक होते हैं, 2 नहीं बोलना। बात सुनेंगे? एस में कक्षक की संख्या 1 हो। एस बेचारा छोटा बच्चा है जिसका 1 रूम वाला फ्लैट। जब हम चलेंगे पी, तो इनके रूम की संख्या 3 हो। पी का कितना होगा? 3। जब डी चलेंगे, बोलो रूम कितने होंगे? 5। बात ध्यान दें, 1 2 3 4 5। और जब एफ होंगे तो इसमें 7 कक्षक चले। 1 2 3 4 5 6 7। बात समझिए। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये सब क्वेश्चन करने से कई लड़का केवल रटे रहेगा यस माने 2। क्या पूछ रहा है सब? अरे 2 इलेक्ट्रॉन है ना। आपको पूछ रहा है कि बताओ इस उप कक्षा में कितने कक्षक होंगे? तो इसमें उप कक्षक की संख्या 1 है, इसमें कक्षक की संख्या 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में 7। प्रत्येक कक्षक में 2 प्रकार से ही इलेक्ट्रॉन रह सकते, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी प्रत्येक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते। एक रूम में 2 लड़के से ज्यादा नहीं। और इसका जो मकान है एक ही रूम का है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते? इसीलिए एस में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो। बोलो पी में 1 रूम में 2, तो बताओ 3 रूम में 6, इसलिए पी में अधिक से अधिक 6। क्लियर है सबका? बोलो जल्दी, डी में 10 और एफ में 14। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको उठता है कॉम्पिटिटिव, एक बार सुनिए, सबका सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि बताओ डी उप कक्षा में, ये चारों उप कक्षा है, तो डी उप कक्षा में कक्षक की संख्या कितनी है? 7। डी उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते? 14। एक कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते? 2। बोलो क्लियर है सबका? तो ई स्टेप से आपको क्वेश्चन आएगा और तब वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पिछले बार किए थे वो इसके अनुसार चलना है। माने एस अधिक से अधिक कितने हो सकते? 2। पी बोलो जल्दी 6, डी बोलिए 10 और एफ बोलिए 14। लास्ट में हम लोग इसको बैठाना सीखेंगे। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, एक तो चूंकि कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था तो थोड़ा हम और कंसेप्ट इसमें दे दिए। पिछले क्लास आपको याद होगा हमने बताया था कि कोई भी परमाणु है तो इसके 2 चीजों का बार बार काम होता है।
एक रोल नंबर कितना है, और रोल नंबर को हम लोग किससे लिखे थे, जेड से, और दूसरा वजन कितना है, इसको ए लिखे थे, और बताए थे वजन बराबर माथा पर, रोल नंबर बराबर पैर, याद है। और तब हम बताए थे कि जो जेड होता है वो अवश्य इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि प्रोटॉन की संख्या। हम लोग देखे थे ये प्रोटॉन की संख्या है, और नेचुरली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उदासीन परमाणु के लिए बराबर होते, और इसी को हम लोग परमाणु संख्या भी कह रहे थे। और फिर हम लोग देखे थे ए बराबर पी प्लस एन होता है, पी के जगह जेड, सॉरी इसमें हाँ पी के जगह हम लोग जेड दे दें तो एन बराबर ए माइनस जेड होता, यानी न्यूट्रॉन की संख्या घटा के निकलता। उसमें आपको बताए थे जल्दी जल्दी, कार्बन 614 में इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 14 में से 6 गया तो 8, ये सब तो निकालने सीखे थे। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म है जिस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। एक का नाम है आइसोटोप, इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। आपको हिंदी मीडियम के लड़के को आइसोटोप ऐसे लिख के देगा, वो जानता है कि हम समस्थानिक देंगे तो समस्थान चेक कर लेंगे, इसीलिए टोपी पहना देगा आइसोटोप। इसको हम लोग कहते हैं आइसोबार, समभारिक। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। और अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, एक हम लोग और देखेंगे, हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्वेश्चन कैसे मूव करता है उसको हम समझाएंगे, पहले बात को एक बार ध्यान से सुनेंगे। यदि समस्थानिक का मतलब स्थान समान हो, रोल नंबर बराबर हो, रोल नंबर बराबर हो लेकिन द्रव्यमान चेंज हो जाए। हम सभी लड़के के पैर में रोल नंबर लिखे और सिर पर सबका वजन लिखे, तो ऐसा हो सकता है कि 2-3 लड़के का वजन बराबर आ जाए, तो कहेंगे वाह तुम लोग मित्र हो, समभारिक हो। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब सबका रोल नंबर लिखे ऊपर वजन लिखे तो गलती से एक आध लड़का का रोल भी बराबर हो जाए, कि देखिए सर एक ही हो गया है, तो कहेंगे घबराओ नहीं, समस्थानिक। ये दोनों क्या है, क्लियर है सबका। तो समस्थानिक का मतलब इनका स्थान बराबर होगा, तो नीचे वाला बराबर होगा लेकिन ऊपर वाला चेंज हो। बताओ कार्बन के 2 समस्थानिक 6-12, 6-14, बताओ दोनों का स्थान तो बराबर है लेकिन द्रव्यमान चेंज। लेकिन अगर समभारिक होगा तो भार बराबर होगा, रोल चेंज होगा। बोलिए कार्बन 6-14, नाइट्रोजन 7-14, बोलो जी भार बराबर 14, लेकिन स्थान एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग। अगर सम न्यूट्रॉनिक होगा तो न भार बराबर न रोल बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा, घटा के बराबर होगा। जैसे आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, अगर हम कहें हीलियम 2 और फिर हम कहें कि हाइड्रोजन 1-3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होंगे, हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3। बताइए हाइड्रोजन 1-3 और हीलियम 2-4, क्या दोनों का रोल बराबर है? नहीं। क्या द्रव्यमान बराबर है? नहीं। लेकिन घटा दीजिए, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 2, तो इसको हम लोग कहेंगे यह सम न्यूट्रॉनिक। बोलिए क्लियर है सबका। एक को कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। जैसे सभी लोग बढ़िया से हमारे साथ एक बार ध्यान दे दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। लिथियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले बताओ, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, और लिथियम में कुल इलेक्ट्रॉन 3। अब बताओ 3 में 1 प्लस है तो 1 त्याग किया तो 2 बचा, और इसी में बगल में लिखते हैं हीलियम। परीक्षा में क्वेश्चन दे दे लिथियम प्लस और हीलियम आपस में क्या है, चारों चॉइस है, समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। तो तुमको परीक्षा हॉल में कहना है कि हीलियम का परमाणु संख्या 2, इसका 3 है लेकिन 1 निकल गया है तो 2, ये इलेक्ट्रॉन बराबर है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक। बोलिए जी क्लियर है सबका। तो अब अभी हम दें, मान लें आपको कहें नियॉन और फिर कहें कि एल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस, क्या ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है? बोलिए जल्दी। नियॉन का परमाणु संख्या 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसका 13, 3 प्लस मैंने 3 हटा दिए तो 10, सम इलेक्ट्रॉनिक। बोलो जी क्लियर है सबका। अब आपको
दे दे पहचानने के लिए, तो समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक पहचान पाओगे? क्वेश्चन का अच्छा लेवल देखिए कैसे मूव करता है। क्वेश्चन लिखिए और 2 प्रश्न बनाएंगे, तो इससे आपको क्वेश्चन एक निश्चित पूछा जाएगा और आप आराम से बना पाओ। लिखिए, आइसोटोप या समस्थानिकों के निर्माण का कारण है। आइसोटोप समस्थानिकों के निर्माण का कारण है। आइसोटोप समस्थानिकों के निर्माण का कारण है। समस्थानिकों के निर्माण का कारण है। नीचे चॉइस ए लिखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर। इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर। बी में लिखिए, प्रोटॉन की संख्या में अंतर। प्रोटॉन की संख्या में अंतर। सी लिखिए, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर। न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर। और डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या में अंतर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या में अंतर। जल्दी बता दो। समस्थानिक अभी हमने बताया, आइसोटोप किसके चेंजिंग के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के चेंजिंग से, प्रोटॉन के चेंजिंग से, न्यूट्रॉन के चेंजिंग से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के चेंजिंग से। क्या? प्रोटॉन। तो ठीक लगा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, कितने को न्यूट्रॉन लग रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अरे तुम लोग इतना मूर्ख भी है। ये दोनों समस्थानिक है, ये समझते हो? तो बोलो, इसमें इलेक्ट्रॉन 6, इसमें 6, कहां अंतर हो? इसमें प्रोटॉन 6, इसमें 6, कहां अंतर हो? इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें 8। न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर हो जाने के कारण आइसोटोप बनते हैं। वैसे समझेगा, किसी भी आइसोटोप का एग्जाम्पल देखो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों अवश्य समान, क्योंकि समान नहीं रहेगा तो फिर समस्थानिक नहीं हो सकता। लेकिन तीनों में न्यूट्रॉन देखोगे तो एक ही होगा कि अलग अलग। और यही तो न्यूट्रॉन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इन न्यूक्लियस, पहले लोग कहा कि जब उदासीन है तो क्या हो जाएगा, तो यही चीज लोगों ने समझाया कि अगर न्यूट्रॉन में अंतर होगा तो समस्थानिक का निर्माण होगा। जो कार्बन 614 है वो 612 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन समान रहने पर भी न्यूट्रॉन केवल समस्थानिक का निर्माण करते हैं। बोलो, क्लियर है सबका? तो अब हम लोग ध्यान दें, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक ये सभी आप समझ पाए। अब आपको कुछ भी दिया जाए, जैसे जल्दी से हमको सोच के बता दीजिएगा। आपको हाइड्रोजन 1, 2 और हाइड्रोजन 1, 3 आपस में क्या है? आइसोटोप की, आइसोबार की, आइसोटोन? जल्दी बोलिए। आइसोटोप, समस्थानिक, स्थान समान हो। क्लियर है सबका? अब सबसे मेन चीज चलने जा रहा है, क्योंकि इसी पे आपका डिपेंड करेगा आगे का सिस्टम। जो लड़के केमिस्ट्री सचमुच चाहते हो न्यूमेरिकल बने, तो वो केमिस्ट्री में एकदम लकवा मारे रहता है, न्यूमेरिकल केवल बैठ के उतारता है। तो उसके लिए कख गघ अभी चलो, ये पकड़ लिए हो तो एकदम चांस ही नहीं, निश्चित बनाओ। और धीरे धीरे आपको इसमें पकड़ाएंगे। पहले आप बात को फिर से एक बार समझे। पहले भी आपको समझाए थे, अगर कोई चीज अकेले अकेले होगा तो ये एटम है, इसको हम लोग परमाणु हिंदी में कहते हैं। अगर कोई चीज साथ साथ होगा तो वो मोलिकुल है, उसको हम लोग अणु कहते हैं। जैसे H2O एक एटम है कि मोलिकुल है? मोलिकुल है। बताओ, इसमें जल के कितने मोलिकुल है? एक मोलिकुल है। ऐसे सोचना, मोलिकुल बोलेंगे तो मिला के चलना। अब पूछे हम कि जल के एक मोलिकुल में हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो कहोगे वो समझ गए, जल के एक मोलिकुल में हाइड्रोजन के एटम माने अकेले अकेले। क्वेश्चन पूछेगा, जल के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। कई लड़का रटे रहेगा, ओजोन O3 रट गया, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के कितने होते हैं, उसको लगता है कि बड़ा लंबा न्यूमेरिकल पूछा हो, जबकि वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु। अब अणु का जो भार होगा उसको हम लोग अणु द्रव्यमान कहेंगे, परमाणु का भार होगा उसको परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। कैसे एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम में बदलेगा वो चीज हम लोग डिटेल मूल कंसेप्ट में समझेंगे। अभी आप सीधा सीधा समझिए। अगर हम कहें आपको हाइड्रोजन, तो बोलो इसका वजन को अणु द्रव्यमान कहोगे कि परमाणु द्रव्यमान? जल्दी बोलो, परमाणु द्रव्यमान। अगर हम कहें H2O, इसका वजन अणु द्रव्यमान। बहुत अच्छी बात। अब जरा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम,
ज्यादा नहीं, केमिस्ट्री तो इतने मजेदार है कि 10 को छांट दें बाकी कुछ नहीं आता। 10 जिसका सही है उसके अलावा किसी का काम अगर ग्रामा भी पड़ता तो कहते बाबू केमिस्ट्री भारी, किसी परीक्षा को तो 10 में काम हो जाए। बोलो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितने होते? 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5, सोडियम 23, कैल्शियम 40, सल्फर 32। और आवश्यकता होगी तो हम लिखेंगे। अब सभी लोग को सिर्फ सुन लीजिए, एक हम समझा रहे हैं और उसके बाद आपको बनाना, भी कुछ मत लिखो, सब माया त्याग दो, सब लिखने के लिए बोले। अब सुनिए बढ़िया से। अब हम आपको कहें कि H2O का अणु द्रव्यमान क्या है, तो जल्दी बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन 16। आपको इसका सोचना है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 परमाणु है, 2 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 कितने हो गए? 18 ग्राम। ऐसे AMU और ग्राम क्या है वो डिटेल मूल कंसेप्ट में चल, अभी ग्राम के अनुसार समझते चल। अब जल्दी से बताएं, इसी प्रकार का देंगे तो बना पाओ। तुमको क्या करेगा, न्यूमेरिकल क्या होता है वो सुनिए। पहला स्टेप शुरू करो, आपको मैथ और केमिस्ट्री मिला देगा। जैसे मैथ में आप लोग एक लेसन पढ़े परसेंटेज। अब लड़के को क्या तकलीफ देगा परीक्षा हॉल में? जल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु का कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन अणु का कितना प्रतिशत होता है? जल के एक अणु में ऑक्सीजन का प्रतिशत भार से कितना है? लड़का बेचारा जल देखा और प्रतिशत देखा, पहले तो परसेंटेज देख के खुश होता है कि मैथ लड़ा, और फिर जल में ऑक्सीजन पूछा तो कहा कि नॉट रिच, छोड़ दी। लेकिन तुमको अभी बताएं तो देखो कितना आराम है, कुछ नहीं करना है जी, थोड़ा सा बात समझो। जल है 18 ग्राम, बोलो इसमें ऑक्सीजन 16, तो तुम नहीं करोगे कि 18 ग्राम में 16 ग्राम तो ऑक्सीजन था, और परसेंटेज पूछ रहे हो तो 100 ग्राम में, बोलो 16/18 गुने 100, तो गुना भाग तो नहीं कर लेगा, उतना परसेंट हो गया। सुनेगा ध्यान से, तुमको धीरे धीरे निकलवाएंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है। तुम लोग रट्टा मारे हुए है ना, निकालना है। कई लड़का जनरल लाइन वाले को हम देखते हैं, खाली पूछिए यूरिया में नाइट्रोजन तो रट्टा मारे रहेगा, और हम कहेंगे बोलो यूरिया में हाइड्रोजन, गड़बड़ हो। तो आपको किसी फार्मूला में किसी का परसेंटेज पूछते तो क्या बनाने आ सकता है सबको? तो पहला अभी ABCD वाला चरण हम लोग कुछ अभी अणु द्रव्यमान निकालेंगे, तब परसेंटेज, तब मोल, तब NTP STP, बस उतना के बाद इधर का स्टेप बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जल्दी से पहले इसको अगर छापना है तो जल्दी छापिए, और हम लोग अभी अणु द्रव्यमान ज्यादा नहीं 5-6 का निकालेंगे, और वहां से स्टेप आपका बढ़ाना शुरू करेंगे। मोलिकुलर वेट निकालिए, अणु द्रव्यमान क्या हो। अणु द्रव्यमान ज्ञात करें। फर्स्ट नंबर H2SO4, सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे CaCO3, थर्ड नंबर हम लोग देख लेंगे NH3, फोर्थ नंबर हम लोग देख लेंगे HCl। जल्दी 4 का अणु द्रव्यमान फटाफट बनाइए, बनाने दीजिए सबको। 5वां नंबर एक और CO2 भी बना दीजिए, नहीं हो बना दिए। जिन्हें नहीं बन रहा वो खूब ध्यान दीजिए। देखो अगर ये सब बना दोगे तो मेरा दावा है तुम कितना भी भोंदो न्यूमेरिकल बनाओगे केमिस्ट्री का, नहीं छोटे। लेकिन जब तुमको यही सब नहीं आएगा तो लकवा मारे हुए, हम भी जाके कैसे चलाएंगे? हम दिक्कत रहे तो बोलो कि वाला फिर से एक बार चले, हम 2 बार समझाएंगे, लेकिन एकदम पकड़िए, शुरू से आपका चल रहा है केमिस्ट्री का स्टेप। H2SO4 चल रहा है, तो जल्दी से बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ कितने होते? 1, तो 1 गुना 2 प्लस सल्फर का बोलो 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 4, 2 प्लस 32 प्लस 64 98 98 लाया था। जल्दी बता दीजिए CaCO3 40 प्लस 12 प्लस 16 गुना 3, 40 जोड़ 12 जोड़ 48 बराबर 100। एक बार और समझाएं कि समझ रहे हैं। समझने वाला मत बोलो, नहीं वाला बोलो, फिर से समझ गया सब? चलिए तब तो सही। NH3 14 प्लस 1 गुना 3, 14 प्लस 3 बराबर 17। बोलो HCl 1 प्लस 35.5 तो 36.5। क्लियर है सबका? और CO2 44, जगह कम है इसलिए सीधा लिखिए। तो अब इतना के बाद जानते हो पिछले बार दरोगा में क्या पूछा? दरोगा या हमको लगता है बिहार पुलिस में ही पूछे हुए, D2O का अणु द्रव्यमान क्या है? बिहार पुलिस पूछा था।
वही बिहार पुलिस या दरोगा में हमें मालूम है कि हम बच्चों को इतना समझा के भेजे थे और वो कहा कि आओ इधर D2O का द्रव्यमान क्या है, वो बेचारा लगा परेशान होने। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, एक को हाइड्रोजन कहते, एक दो को यही ड्यूटेरियम कहते और एक इनको ट्राइटियम कहते। तो डी का मतलब रंगल सीआर है, हाइड्रोजन है जिसका द्रव्यमान 2 है। आप समझो, कई बार ऐसे ऐसे लिख के लिखा एकदम रट्टा मार है और उसको कहा कि बोलो बाबू D2O, कहा कि स्प्रिंट क्वेश्चन D2O होगा, इसे सुधारने भी लग जाता है। आपको ध्यान रखना था, D2O अगर दिया है तो आप समझ गए कि हाइड्रोजन है किसका, जिसका द्रव्यमान कितना है 2 है। तो बताओ 2 गुना 2 4 और 16 कितना 20, तो 20 बनाया, हो गया उसने। बोलिए क्लियर है सबका? तो आपको कभी कभी समस्थानिक से जो दे सकता है उसको भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन का एक फॉर्म लिखिए और तब धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए H2SO4 में, या हल्का से शुरू करें, H2SO4 शुरुआत होनी ठीक नहीं। CaCO3 में द्रव्यमान की दृष्टि से, CaCO3 में द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन कितना प्रतिशत है? 12%। वेरी गुड। देखिए एकदम, इसलिए आसान से चले, अब दूसरा से मेन बनाना हो, दूसरा से बनाना होगा। पहला तो जान के दिए जिसका अनुद्रव्यमान 100 है, ताकि आप बिल्कुल समझ पाए। तो जल्दी से बताओ, समझ गया साहब? बोलो, इसका कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 गुना 3, 40 प्लस 12 प्लस 48। तो सोचना है कि कैल्शियम कितना है 40, कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 48, सब मिला के 100। 100 वाले को ही ना परसेंट कहते हैं, इसीलिए कैल्शियम बोलो कितना परसेंट, 40%, कार्बन बोलो 12%, ऑक्सीजन बोलो 48%, और तब तीनों मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बनो। क्लियर हो सकते? अब आपका अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, द्रव्यमान के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, द्रव्यमान के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, द्रव्यमान के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन कितना प्रतिशत है? द्रव्यमान के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन कितना प्रतिशत है? नहीं बनेगा तुमसे, जल्दी बनाओ जल्दी, तब यूरिया के लिए चलेंगे फिर आगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन कितना प्रतिशत है? तो हमें लगता है कि सब लोग एकदम फटाफट बना पाया होगा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दीजिए। हमें चाहिए किस चीज को निकालना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सुनेंगे जी, पहले ध्यान दो, तुम बताओ, ये एटम है कि मॉलिक्यूल, अणु की परमाणु? कोई नहीं बोल, अरे एटम परमाणु पहचानोगे तब ना केमिस्ट्री। एटम है कि मॉलिक्यूल है? अणु की परमाणु, इसको परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है। ई बोलो, यनु, हाँ वेरी गुड। ये ऐसे जब लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे तो मत समझना कि लिखने में मिस्टेक। ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तुम्हारा एटम है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है। जब तुम लोग को बोलते हैं CO, तो कोई लड़का पता नहीं, हम बोले CO तो पूछो कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला की कोबाल्ट वाला। अगर छोटका है तो समझना बड़का के साथ ऑलरेडी है, और दोनों बड़ा बड़ा है तो कहना कि तू घर है, तू घर रहेगा तो मॉलिक्यूल होगा, टंकी मारेगा साथ तो ये एटम। बोलो बात समझा? तो लिखने में इस चीज का ध्यान रखना, साइज का। कई लड़का साइज एकदम ध्यान नहीं देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला CO, हाँ क्या बोले सर? तसी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट बना दिया। इसलिए इस चीज पर ध्यान रखना है तुमको। क्यों बोले? क्योंकि कई लड़के, अब देखो कॉपी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिख दिया है, उनका CO2 ऐसे भी हो सकता है। हाँ तो समझ लो, उन्हीं लोग के लिए बोले हैं जो खतरनाक टर्निंग मारते हैं। तो केमिस्ट्री में एकदम लिखने पर ध्यान देना है कि वो कार्बन ऑक्साइड, दोनों खानदान बड़ा चलेगा। चलिए, तो अब हम लोग ध्यान दें, अब हम लोग चले कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, CO2 लिखने एकदम आ रहा है सब बना। अब जल्दी से बता दीजिए, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 गुना 2, 12 प्लस 32 हो गए 44। क्लियर है सबका? अब जल्दी से बता दो, हम लोग को किसका परसेंटेज निकालना है? कार्बन का। वेरी गुड। कार्बन कितने प्रतिशत है? तो आपको सोचना है कि 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन है। तो इसीलिए एक में, अब मूर्ख जैसा एक में मत निकालना, सीधे 100 सोचना, एक अंदर अंदर चले। नहीं समझा बात जी? कई लड़का एक में तो 100, वही अभी तीसरा क्लास वाला आदत बनाओ। सीधे सोचना 100 में, तो कहना समझ गए, एक
रहता तो 12/44 और 100 है तो 900। बोलो डायरेक्ट छलांग लगाने आ गया सबको? अब जल्दी से बता दो सीधा सीधा, 4 से कितने बार में? 11, और 4 से 25। बोलो जल्दी से, पॉइंट में बोल दो कितना। हाँ ध्यान दीजिए, आपको परीक्षा हॉल में इतना समय नहीं रहेगा कि बैठ के गुना करो। सुनोगे ध्यान से जो समझाना चाह, इमरजेंसी होगा तब वैसा करो। परीक्षा हॉल में सीधे सीधे चलना कि ओ 12 गुना 25/11, तो कहना 12 में 11 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 1 पॉइंट कुछ होगा। ये 25 गुना 1 रहता तो 25 होता, पॉइंट लगा है तो 25 से टपेगा, थोड़ा बहुत टपेगा क्योंकि मामला हल्का है। तो इसीलिए 26-27 के आसपास अगर कोई एक चॉइस है तो ठीक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, अब बताओ तुमको चॉइस देगा CO2 में कार्बन है, चॉइस ए देगा 35.1%, चॉइस बी में आपको दिया 27.2%, चॉइस सी में आपको दे दिया मान लीजिए 29.1%, और डी में दिया 48.6%। बैठ के गुना करेगा परीक्षा में, सीधे सोचेगा 12/1 तो एक बार में 1.25, थोड़ा बढ़ो 26-27 है जी। हाँ अगला क्वेश्चन, अब मिलाने मत लगना कि सर भागा मारे तो 0.6 आ रहा है 4, उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट सही है वो हो गया। तो गुना भाग के लिए बहुत चक्कर नहीं है तुम्हारा, तुमको गुना के लिए थोड़ा कंपटीशन है, वो चेक कर रहा है कि ई सिस्टम सिखाएगा, बस उसके लिए तुमसे पूछा। चलिए देखिए, यूपीएससी वगैरह परीक्षा मेंस में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तुमको गुना भाग के लिए थोड़े बैठाया, तुमको बनाने आता है कि तुमको गुना करना ले और कैलकुलेटर घर से गुना कर लो। क्योंकि जो लड़का सोचने आ रहा है तो उसको गुना आता होगा ये पक्का है, तो पीछे क्या के लिए जाओगे, कैलकुलेटर से करो। पीटी में अलाउ नहीं है, मेंस पीटी पास हो जाओगे तो मेंस में कैलकुलेटर साथ में ले जा सकते। साइंस पेपर नहीं जी, साइंस स्टैट सभी को पढ़ना है बीपीएससी, समझ रहा है, वो भी 1-2 नंबर का नहीं है, 75 नंबर है, 75 मार्क्स का तुम्हारा मैथ रहेगा, इसीलिए वो मैथ में कैलकुलेटर अलाउ है, कोई भी लड़के ले जा सकते। तो चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन और जल्दी बना ले, और हम समझते हैं कि क्या ये क्लियर है सबका, अगले दिन इसका लेवल थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देंगे। हम सभी को याद होगा जिप्सम, प्लास्टर और पेरिस, ये सब वाला याद है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा सब याद है जी। बता दो खाने वाला सोडा का फार्मूला Na2CO3। अब इसमें कुछ पूछेगा तो नहीं बता देगा। कपड़ा धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O, याद आया सबको? बताए थे कपड़ा धोने के लिए 10 उंगली लगेगा तब पानी डलाएगा, 10 उंगली लगा के पानी डालना है, याद आया ना सबको? बाकी इस सब में अब पूछा जाएगा, भारी इसी से पड़ता है। वो कहेगा कि बताओ धोवन सोडा में सोडियम का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज और शैतान रहेगा तो ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछेगा, तो हालत खराब कर देगा। तो एक अभी निकाल लेते हैं, देखें आपका लक्षण कैसे निकालोगे। अब बताओ इसमें क्या करोगे, H2O का कितना है 18, कितना गुना करोगे 10, 180 भाग जाए, बाकी निकाल के जिसका पूछेगा निकाल दे। क्लियर है सबका? सब प्रक्रिया वही है, केवल फार्मूला बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं है। तो चलिए एक प्रश्न और सिर्फ बना लेते हैं, या चलिए आज रहने ही देते हैं, सुनिए। अगले दिन हम लोग परसेंटेज से थोड़ा ऊपर चलेंगे और तब